everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. Today we will cover chapter number 15 of the 10th class, that is environment. So let's start the video. First of all, you know that what you have to do. आपको जाना है चैनल पे, लोगों पे, और आपको सब्सक्राइब करना है. प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड चैनल. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर. 4 से 5 मार्क्स के बीच में आपको श्योर है इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दैट इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट सब चीजों को जो हमारे आसपास की है ना, हम बोलते हैं हम इस सेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो इसका मतलब हम आसपास की सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं. इन्वायरमेंट मीन एनीथिंग दैट सराउंड अस. जितनी भी चीजें हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, जो हमारी ग्रोथ के लिए हमारे को हमें इफेक्ट कर रही है, हमारे रिप्रोडक्शन को, हमारे सर्वाइवल को, जो भी चीज इफेक्ट कर रही है, हम उसको अपने इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं. इसका मतलब इन्वायरमेंट एज अ होल हम लेके चलते हैं सारी चीजों को. And we can say that, or we can say that the set of conditions that can affect the growth, survival, development, reproduction is known as the environment. या हम ऐसे बोल सकते हैं the sum total of the living and non-living factors or the components that affect the human life is known as the environment. तो इसका मतलब environment का अच्छा होना, सेफ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इतना इंपॉर्टेंट है तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी पता होना चाहिए. दैट इज ऑन द 5th जून. तो दिस इज नोन एज एनवायरमेंट. सारी चीजों को जो आसपास की है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? इन्वायरमेंट. इकोसिस्टम. इकोसिस्टम किसके अंदर आ रहा है? इन्वायरमेंट के अंदर ही. एक इंपॉर्टेंट टर्म है. क्या है इकोसिस्टम का मतलब है? अब इस पिक्चर को देखिए तो यहाँ पे आपको अच्छा ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, आपको एयर दिख रही है, आपको ये वाटर का कंटेंट दिख रहा है, आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, दीज आर प्लांट्स. आपको कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं, ये एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंट्रैक्शन कर रहे हैं. तो ये जो सारी एक कम्युनिटी है ना, ये जो एक ग्रुप बना है ना, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं वो लिविंग फैक्टर्स के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन से लाइफ को जो है वो क्या कर रहे हैं? इजी और सिंपल बना रहे हैं. दीज आर इंक्लूडेड एज इन द इकोसिस्टम. उसको हमने इकोसिस्टम कह दिया. मतलब लिविंग है, नॉन लिविंग, कोई भी फैक्टर है जो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हुए लाइफ को आगे अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आगे लेके जा रहा है. दैट ग्रुप इज नोन एज अ इकोसिस्टम. या वो जो एरिया है इज नोन एज अ इकोसिस्टम. It is an area where plant and animal, other organism, as well as a weather की condition, sunlight, air, they work together to create a life, to form a life is known as a ecosystem. ठीक है. इजी सी डेफिनेशन एक और देती हूँ कि इकोसिस्टम क्या है. इस सारी पिक्चर को आपने फिक्स कर लेना अपने माइंड में, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो एनिमल्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो एनिमल्स हैं और हमारे आसपास का जो सारा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, हमारी जो एयर है या सनलाइट है, वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करके लाइफ को आगे बढ़ा रही है, उसको हमने इकोसिस्टम कहा. तो क्या है इकोसिस्टम? ecosystem is the simplest definition अगर हम बोलेंगे is the community or the group of the living organism that live in interact with each other in a specific environment. एक specific environment के अंदर जो हमारे organisms हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं या किसके साथ इंट्रैक्शन कर रहे हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर. ठीक है. और इनके साथ इंट्रैक्शन करके वो लाइफ को या हमारे सर्वाइवल को क्या कर रहे हैं? हमारे लिए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी कर रहे हैं हमारे लाइफ साइकिल को. तो हम उसको बोल देते हैं दैट इज इकोसिस्टम. वो जो ग्रुप है, वो जो कम्युनिटी है, इज नोन एज अ इकोसिस्टम. उसमें कुछ लिविंग फैक्टर्स आ रहे थे. लिविंग फैक्टर्स यानी मैंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही थी और मैं बता रही थी कि उनका डिपेंडेंस किसके ऊपर है? नॉन लिविंग फैक्टर्स के ऊपर. ठीक है. तो ये दोनों हमने पढ़ने हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स आ गए. ये जो हमारा इकोसिस्टम है ना, ये हम नेचुरली भी हम देखते हैं कि क्रिएट हुआ है, नेचर ने उसको क्रिएट करा है, या हम मैन मेड भी कर सकते हैं, मतलब हम खुद से भी बना सकते हैं इकोसिस्टम. खुद से हम बनाते हैं, जैसे हमने एक क्रोप फील्ड जो है वहां पे क्रोप्स जो है वो लगा दिए. ठीक है. अब क्रोप्स को खाने के लिए वहां पे कुछ एनिमल्स जो है वो आ जाएंगे. तो एक हमने कम्युनिटी खुद से डेवलप कर. एक्वेरियम है, हम घर में एक्वेरियम रखते हैं तो हमने उसके अंदर फिशेस रख दी. ठीक है. फिशेस के साथ साथ थोड़े से प्लांट्स भी बीच में ग्रो करवा दिए. ठीक है. तो ये एक कम्युनिटी बना दी जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपना सर्वाइवल कर रहा है.
हमने पोल्ट्री फार्म क्रिएट कर दिया, हमने जू क्रिएट कर दिया जिसमें कुछ फॉरेस्ट वाला जो लैंड एरिया था वो लिया और उसमें हमने कुछ एनिमल्स को रख दिया, है ना। तो वो एनिमल्स और फॉरेस्ट और वहां का जो वाटर है, ठीक है, ये सारे मिलजुल के आपस में जो है रह रहे हैं, तो हमने उसको भी बोल दिया कि इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। नेचुरली भी हम देखते हैं नेचर ने हमें दिया है लैंड की फॉर्म में, ग्रास लैंड्स दिए हैं, हमें फॉरेस्ट एरिया दिया है, हमें डेजर्ट एरिया दिया है। अब डेजर्ट एरिया आप इतने बड़े बड़े थार या सहारा डेजर्ट होते हैं वो आप नहीं क्रिएट करते, वो पहले से होते हैं। फॉरेस्ट एरिया है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है या इंडिया में हिमालयन फॉरेस्ट है, तो वो आपने नहीं क्रिएट करा, वो नेचर ने क्रिएट करा, पहले से थे। एक्वेटिक अगर पानी की बात करें तो पानी में रहने के लिए जो आपकी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जो आपके ओशंस हैं, वो किसने क्रिएट करे, आपने क्रिएट करे नहीं, वो पहले से ही नेचर में थे। तो कुछ इकोसिस्टम नेचर ने हमें दिए, हमने उनका नाम रख दिया नेचुरल, और कुछ जो थे वो मैन मेड थे, फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम, फॉर एग्जाम्पल सम गार्डन। तो इस तरह से इकोसिस्टम टू टाइप्स का, कौन कौन सा, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब जिसको नेचर ने क्रिएट करा है, किसको, फॉरेस्ट को, ओशंस को, लेक्स को, डेजर्ट एरिया को, चाहे वो थार डेजर्ट हो, सहारा हो, ओशंस हो, इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो। तो इस तरह से ये जो फॉरेस्ट है, बड़े बड़े ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट है, इसको क्रिएट करा है नेचर ने, नाम रख दिया हमने नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हमने बनाया है, हम गार्डन बना देते हैं, हम एक्वेरियम बना देते हैं, क्रॉप फील्ड हम बना देते हैं, जू हम बना देते हैं। जो हमने बनाया इकोसिस्टम, हमने एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप बना दिया जिसमें हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को रखा और उस ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन करवा दिया कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपना सर्वाइवल कर सके। तो नॉन लिविंग तो नहीं सर्वाइव करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल कर सके, तो हमने बोल दिया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए, नेचर भी बना सकती है, हम भी बना सकते हैं। नेचर ने बनाया है फॉरेस्ट, ओशंस बनाए हैं, है ना, लेक्स बनाई हैं, ठीक है। और हमने जो बनाया है, हमने क्रॉप फील्ड्स बना दिए, जू बना दिए, हमने पोल्ट्री फार्म खोल दिए, हमने एक्वेरियम अपने घर के अंदर डेवलप कर दिया, फिशेस रख दिए, उसके अंदर प्लांट्स रख दिया। तो मैन मेड भी इकोसिस्टम हो सकता है। इकोसिस्टम ऐसी कैटेगरी थी, ऐसी कम्युनिटी थी जिसके अंदर हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को विद सम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एडजस्ट करवा दिया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी लिविंग कंपोनेंट को किसी नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ रखा है, तो अब पढ़ लेते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स हैं क्या। जो लिविंग कंपोनेंट है, जिसके पास लाइफ है, जो ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हमने कहा बायोटिक फैक्टर। और जिसके पास जान नहीं है, जो ग्रोथ नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है। लेकिन ये दोनों ही कंपोनेंट, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पिक्चर में देखो, ये जो पैरेट है जो कि ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, तो ये बायोटिक हुआ क्योंकि इसके पास लाइफ है। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, आसपास की एयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सनलाइट भी इसको चाहिए, है ना। दिन के टाइम पे उड़ रहे हैं पक्षी, तो उनको सनलाइट की वजह से ही तो, लाइट है तो दिख रहा है, ठीक है, आराम से उड़ रहे हैं। अब ये बायोटिक है, इसके पास लाइफ है, ये सांस ले रही है, ग्रो कर रही है, रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो ये ग्रो भी कर रही है, मूवमेंट भी कर रही है, रिप्रोडक्शन भी कर रही है, तो ये बायोटिक है। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रही है, वाटर के ऊपर। वाटर क्या सांस लेता है, रिप्रोड्यूस करता है, नहीं, वो एबायोटिक फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये कंपोनेंट्स है किसके, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। तो आपको याद रखना है बच्चे नाम, यानी हम बात कर रहे हैं बायोटिक की और एबायोटिक कंपोनेंट। तो क्या होता है बायोटिक कंपोनेंट, अभी देखा हमने, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट है। जो नहीं कर रहे वो एबायोटिक है। हम टर्न वाइज टर्न पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक फैक्टर आपके होते हैं लिविंग फैक्टर, जिनके पास ग्रोथ की, मूवमेंट की, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये तो माइक्रोस्कोपिक है, हमें तो नहीं दिख रहे, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। फंजाई, आपके पास प्लांट्स, आपकी बैक्टीरिया, आपके पास एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट हैं,
ये सारे बायोटिक हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट वाले की, दैट इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आपके होते हैं बच्चे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, इन सबको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के, इसलिए हम उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ये थी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड आती है आपकी कंज्यूमर्स की, जिसमें सारे के सारे आप एनिमल्स को रख सकते हो, लेकिन उन एनिमल्स को हम प्राइमरी फर्स्ट डिग्री, सेकेंडरी कंज्यूमर सेकंड डिग्री, टर्शरी कंज्यूमर थर्ड डिग्री एंड क्वाटरनरी यानी फोर्थ डिग्री कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। जो टोटली डिपेंड करता है ना प्लांट्स के ऊपर, जो टोटली डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स जितने भी होते हैं ना हमारे, जैसे काऊ हो गया, या हमारे पास शीप हो गई, शीप और आपके गोट हो गई, तो ये जो है सिर्फ प्लांट्स यानी घास खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो इनको हमने हर्बीवोर्स कहा। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, हमने इनको कहा प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कौन से हुए? जो प्राइमरी वालों को खा जाते हैं, इनको खा गए। फॉर एग्जाम्पल आपका काऊ को खाने वाला हम लॉयन रख दें या टाइगर रख दें, तो इन ऐसे करके, अगर लॉयन नहीं रखना है तो कोई और रख दो। ठीक है, तो टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी वालों को खा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ओमनीवोर्स, ये एक ऐसी एनिमल्स की कैटेगरी है जो प्लांट्स को भी डायरेक्टली खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बियर होता है, तो आपको पता है वो हनी भी खा लेता है, लेकिन वो फ्लैश ईटिंग एनिमल भी है, जो मीट भी खा सकते हैं, तो उनको हमने रखा ओमनीवोर्स। हमारे पास होते हैं कुछ डीकम्पोजर्स, अब डीकम्पोजर्स का भी सुन लेते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं उन डेड मटेरियल्स को। अच्छा, ये भी डेड हो गया, ये भी डेड हो गया, दोनों चले गए सॉइल में, दोनों की बॉडी चलेगी सॉइल में, तो सॉइल में उसको डिकम्पोज कौन करेगा? रिड्यूस कौन करेगा? उसको इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा? डिकम्पोजर्स कर। डिकम्पोजर्स में आपके कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, आपके कुछ फंजाई हैं, ये बना है यहाँ पे फंजाई, बैक्टीरिया भी यहाँ बना है, कुछ वॉर्म्स होते हैं जो कि डिकम्पोज यानी रिड्यूस करते हैं उस ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्म में, और फिर चले जाते हैं वो सॉइल में। वो सब हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को, फिर पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले है बायोटिक कंपोनेंट, इंक्लूड करेगा ये तीन टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को। कौन कौन से? प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, डिकम्पोजर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स। सारे के सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स है ना आपके, ब्लू ग्रीन एल्गे है ना आपका, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अच्छा, उसके पास ऐसा क्या है? उसके पास बच्चे क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसका मतलब वो भी ग्लूकोज बना सकता है। तो जिसके पास है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स, तो जिसने अपना खाना खुद बना लिया, जादू की तरह कि सनलाइट आई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ली, दोनों को मिक्स करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस। जिसने ये प्रोसेस कर दी और अपना खाना यानी ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर लिया, उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। कौन कौन है? प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्लैंक्टॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई प्लैंक्टॉन्स? प्लैंक्टॉन मिना मतलब छोटे से माइक्रोस्कोपिक, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कहाँ कहाँ पे? या तो पॉन्ड पे, लेक पे, रिवर पे, ओशंस पे आपको प्लैंक्टॉन्स, छोटे छोटे से पौधे या छोटे छोटे से एनिमल्स आपको दिखते हैं। अगर पौधे दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, तो आप उनका नाम देंगे फाइटोप्लैंक्टन। अगर आपको छोटे छोटे से एनिमल्स दिख रहे हैं, तब आप उनको नाम देंगे जूप्लैंक्टन। तो ये सारे प्लैंक्टन है, ये डायटम्स है। ठीक है, या डायनोफ्लैजिलेट्स, आपने नाम सुना होगा, आपको याद नहीं रखना डायनोफ्लैजिलेट, डायटम याद रख सकते हो, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये फाइटोप्लैंक्टन है। इसके अलावा ये छोटे छोटे से यहाँ पे जू प्लैंक्टन भी बने हैं। जू मतलब एनिमल्स की कैटेगरी वाले प्लैंक्टन, तो छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये पिक्चर है आपके साइनोबैक्टीरिया की, पिक्चर आप देख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ब्लू ग्रीन एल्गे भी आपका क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे? ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं।
इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सनलाइट को यूज कर, अब देखो सनलाइट वो थोड़ी ग्रो कर रही है, वो थोड़ी मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये एबायोटिक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इनके ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे हुए प्रोड्यूसर्स, फिनिश। आपको याद रखना है प्रोड्यूसर्स की कैटेगरीज में हमने प्लांट्स को रखा, हमने कुछ प्लांक्टॉन्स को रखा, हमने कुछ साइनोबैक्टीरिया को रखा। नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूम करते हैं, मतलब किसी को खा जाते हैं। किसको खा जाएंगे? प्रोड्यूसर को ही खाएंगे ना, प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स को ही खाएंगे ना। तो वो प्लांट्स को डायरेक्टली भी खा सकते हैं, डायरेक्टली उसको खा के, तो हमने उनको कहा प्राइमरी कंज्यूमर। अगर डायरेक्ट खा जाते हैं ना तो प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा बच्चे हर्बीवोर्स ही होंगे। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? घास खाने वाले जानवर, जैसे आपकी काऊ आ गई या आपकी गोट आ गई या आपकी शीप आ गई, तो ये घास खाने वाले जो हर्बीवोर्स हैं, दीज आर नोन एज अ प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी को खाने वाले कौन होंगे फिर? प्राइमरी ने तो घास खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी एनिमल ने, उसने तो घास खा लिया, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था प्रोड्यूसर के ऊपर। अब इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है उस एनर्जी के लिए हमारा सेकेंडरी वाला कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर प्लांट्स को नहीं खाएगा, तो वो खाएगा किसको? वो खाएगा प्राइमरी वाले कंज्यूमर को, प्राइमरी वाले एनिमल को। सेकेंडरी को कौन खाएगा? फिर टर्शरी खाएगा। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स में हमने हर्बीवोर्स, जैसे अभी काओ और शीप को देखा। कार्निवोर्स होते हैं जो मीट खाते हैं। ओमनिवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं। इसके अलावा पैरासाइट्स होते हैं हमारे पास, तो अब इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंज्यूमर में क्या लिखा है। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन कंज्यूम द दैट विच कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। और अदर ऑर्गेनिज्म की जगह पे आप प्रोड्यूसर लिख सकते हैं, ठीक है, और देयर प्रोडक्ट एज देयर फूड। ऑल एनिमल बिलोंग टू दिस कैट, सारे के सारे एनिमल्स इसी कैटेगरी को तो बिलोंग करते हैं, सब एनिमल्स यहीं पे लिख सकते हैं। लेकिन वो फूड पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड। अगर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं तब हम उनको हर्बीवोर्स कह देंगे, ये प्राइमरी वाले हैं बच्चे। अगर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं तो कार्निवोर्स यानी सेकेंडरी वाले भी बोल सकते हैं हम उनको। इसके अलावा हमारे पास ओमनिवोर्स भी होते हैं, जैसे बियर है, तो बियर आपको पता है वो तो हनी भी खाता है, तो वो प्लांट प्रोडक्ट हुआ। लेकिन वो एनिमल्स कुछ फ्लैश या मीट भी खा लेता है, तो वो हुआ ओमनिवोर्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा रहा था। इसके अलावा हमारे पास होते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो होस्ट की बॉडी में रह के वहां से न्यूट्रिएंट्स या वहां से न्यूट्रिशन जो है वो गेन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बताया पेट में कीड़े, यानी आपके पेट में राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, टेप वॉर्म जैसे वहां पे एनिमल्स रह रहे हैं, तो वो पैरासाइट है, वहां से न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहे हैं, वहां से ब्लड सक कर रहे हैं। कुछ हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि होटल में गए थे, वहां कुछ कीड़े काट रहे थे बिस्तर पे, तो वहां पे टिक्स थे, लाइस जो हेयर में रहती है, फ्लीज, ठीक है, ये भी आपको पैरासाइट की फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आपके कंज्यूमर्स की कैटेगरीज बहुत है, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा हमने जो चेन अगर एक बनाए कि हाँ प्लांट्स को काओ खा रही थी, काओ इज आपका प्राइमरी कंज्यूमर, काओ को लॉयन जो है वो खा गया, तो लॉयन इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है हमने। ये देखिए, दिस इज द पिक्चर विच शो, यहाँ पे ये प्लांट्स थे, ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स को किसने खाया? इस प्राइमरी फर्स्ट कैटेगरी ने खा लिया, इस फर्स्ट कैटेगरी से इंसेक्ट ने खा लिया। इन दोनों को कौन खा जाएगा? फ्रॉग खा जाएगा। तो फ्रॉग यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकंड वाला एनिमल। सेकंड वाला एनिमल, सेकंड वाले एनिमल को स्नेक खा गया, फ्रॉग को स्नेक खाता है, ठीक है, स्नेक खा गया, ये थर्ड कैटेगरी वाला आ गया, थ्री डिग्री आ गया। अब स्नेक को कौन खाएगा? ये कोई ईगल है जो खा जाएगी, या हॉक है जो खा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4 डिग्री वाला एनिमल। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वाटरनरी। और अगर ये डाई कर जाता है तो इसकी जो बॉडी है उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास होते हैं रिड्यूसर्स, जो इसकी बॉडी के जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको इनऑर्गेनिक में चेंज कर देंगे। और इनऑर्गेनिक में यानी नाइट्रोजन में या फास्फोरस में या पोटाशियम में चेंज करके
उसको सॉइल में दे देंगे और सॉइल से फिर कौन ग्रोथ करेगा, अपनी प्लांट्स ग्रोथ करेंगे, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे उन सारे न्यूट्रिएंट्स को और साइकिल को मेंटेन रखेंगे। इस साइकिल को क्या नाम देते हैं हम, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, ऐसे साइकिल को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर, थर्ड कैटेगरी। हम प्रोड्यूसर्स कर चुके हैं, हम कंज्यूमर्स कर चुके हैं, अब आ रहे हैं डीकम्पोजर। कौन होते हैं भाई डीकम्पोजर? ये तो हमारे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्यों फ्रेंड्स हैं? ये क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स जो डाई कर गए हैं उनके ऑर्गेनिक मटेरियल को यानी कार्बन कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल में। तो इनऑर्गेनिक में यानी न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन एयर में चलेगी, गोज टू द एयर। या उन्होंने पोटाशियम की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, या उन्होंने फॉस्फोरस की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स ना कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में। अगर सॉइल में चले गए तो सारे के सारे मिनरल्स ना कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट्स ऑफ प्लांट्स। अपनी ग्रोथ के लिए उनको चाहिए, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, वो ग्रो कर गए। तो प्लांट्स को किसने कहा है, फिर से वही साइकिल चल पड़ी। अब है कौन ये डिकम्पोजर्स, तो चलो उनको ढूंढते हैं। तो ये है हमारे कुछ आपके बैक्टीरियाज, कुछ फंजाई। यहाँ पे बैक्टीरिया बना है, दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज फंजाई। आपके कुछ फ्लाइज, कुछ वॉर्म्स। अब कौन से फॉर्म्स, हमारे पास अर्थवॉर्म होता है, नाम सुना होगा, हमारे पास स्लग्स, स्नेल्स, मिलीपिड, पिलबग, माइट, स्प्रिंगटेल, ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स है ना। इसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया या जो हम फंजाई की बात कर रहे थे, कि सारे डिकम्पोजर्स हैं। इन्हीं को कहा जाता है रिड्यूसर्स, क्योंकि ये रिड्यूस यानी तोड़ देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक, स्मॉल स्मॉल मतलब कॉम्प्लेक्स चीज को ना ये सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और इस सिंपल चीज को ना ये या तो सॉइल में दे देते हैं, या तो एयर में दे देते हैं, या तो वाटर में। और फिर ये बाकियों को एज अ फूड मटेरियल मिल रहा है, एज अ मिनरल्स की फॉर्म में मिल रहा है वो मटेरियल, NER, मिनरल्स की फॉर्म में मिल रहा है। तो कितने अच्छे हैं ये, इसका मतलब ये तो हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि हमारी ही ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स, हमें मिनरल्स की फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड कर। इनको सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, इनको डेट्रिटिवोर्स भी कहते हैं। और ये किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उनको दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एडअप करने की कोशिश। ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ी अच्छी पिक्चर जिसमें हम ये पता चल गया है कि हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट की हेल्प से या कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी। और उस ग्लूकोज को उन्होंने अपने फ्रूट में या लीव्स में स्टोर करके रखा कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। ये जैसे नट्स इसके हाथ में है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर था जिसने उस प्लांट के मटेरियल को कंज्यूम किया। प्राइमरी को कंज्यूम करने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, जब वो डेड करेगा तो कुछ हमारे पास ये डिकम्पोजर होंगे जो हमारी हेल्प कर देंगे। अच्छा ये सब तो पढ़ लिया, ये सन यहाँ क्या कर रहा है, ये रेन क्यों हो रही है यहाँ पे, ये क्लाउड्स या मॉइस्चर का कंटेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्यों बने ये सारी चीजें, ये वाटर का कंटेंट क्यों बना है, ये सनलाइट ये क्यों बनी है? क्योंकि ये हमने बायोटिक फैक्टर्स तो पढ़ लिए, हमने बायोटिक यानी ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो पढ़ लिया। हमने ये देख लिया हमारे पास कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमने ये देख लिया हमारे पास कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो कि एनिमल्स हैं सारे के सारे। हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, हम भी कंज्यूमर हैं। या तो हम प्राइमरी हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो प्राइमरी हुए। या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स हैं हमारे पास कुछ डिकम्पोजर्स हैं। ये सारा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इनका जो इंट्रैक्शन हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम में, उस पिक्चर में हम देख रहे थे बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों एक साथ है। तो ये जो ए बायोटिक कंपोनेंट है ये क्या है, ये क्यों जरूरी है भाई हमारे लिए, ये सन क्यों जरूरी है, वाटर, रेन, ये सब क्लाउड, मॉइस्चर, ये क्यों जरूरी है? तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो क्लाउड था, ये जो वाटर था, ये जो सॉइल था, की वजह से, या ये जो सन है इसी की वजह से तो प्लांट्स जो प्रोड्यूसर है उन्होंने ग्रो किया।
उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा, यानी फूड की फॉर्मेशन जो फोटोसिंथेसिस ये कर रहे हैं वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, एयर में, तो ये दोनों ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। सॉइल, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स ही रिस्पॉन्सिबल ही तो है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो आगे जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो इसका मतलब प्लांट की ग्रोथ नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज एबायोटिक फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस एबायोटिक फैक्टर? आपका एबायोटिक फैक्टर का मतलब है आपके कुछ एडिफिक फैक्टर, जैसे सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसके अंदर मिनरल्स कैसे हैं, उनकी लेयर्स कौन कौन सी हैं, मतलब स्टोन वाली लेयर है, मडी है, कैसी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वाटर का कंटेंट कितना है, एयर कैसी है, दैट इज नोन एज द एडिफिक फैक्टर। हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें अब हम उन चीजों की बात कर रहे हैं बच्चे जो नॉन लिविंग है, जिनके पास जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वाटर हो गया, सारी की सारी चीजें किसके लिए हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो प्लांट्स के पास ढेर सारी एनर्जी तभी आएगी अगर सॉइल में ये सारी चीजें होंगी, इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, जिनके बिना तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। प्रोटीन्स आपको पता है, अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो उसमें प्रोटीन्स बार बार जीन्स की बात कर रहे थे। एवरी जीन इज एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट का फैक्टर, कितना टेम्परेचर, आपको पता है सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आपकी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेन, अगर रेन नहीं होगी तो वाटर नहीं होगा, वाटर खत्म हो जाएगा अगर रेन होना बंद हो जाए। तो आपका वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल द फैक्टर। चाहे आप न्यूट्रिएंट्स की बात करें, आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की बात करें, आप सॉइल के टेक्सचर की बात करें, या आप लास्ट वाला ये जो रेनफॉल, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इनकी बात करें, ये सारी की सारी चीजें, लाइट, वाटर, पीएच, ह्यूमिडिटी, मिनरल, ये सारी की सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोटिक वर्क। ये वाला फैक्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ही तो एक अच्छा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। To maintain a proper ecosystem, it is very important that abiotic factor make have importance and they interact with the biotic factors. ठीक है, to maintain the ecosystem। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फूड चेन। हमारे पास ना एक प्रॉपर चेन होती है, एक सीक्वेंस होती है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। या सिंपल हम ये बोल सकते हैं एक दूसरे को खाएगा। तो एक है वो दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, दैट इज आल्सो नोन एज अ फूड चेन। वो भी फूड चेन है। अब खाते इसलिए है ना क्योंकि एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं खाना खाऊंगी, मुझे भूख लगेगी मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स पे, कुछ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब प्लांट्स पे जो डिपेंड करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर है, इसने प्लांट को खा लिया। ठीक है, अब फ्रॉग प्लांट नहीं खा सकता तो उसने इस ग्रास होपर को खा लिया। फ्रॉग को कौन, स्नेक जो है वो प्लांट्स नहीं खाते तो वो इस फ्रॉग पे डिपेंडेंट है, वो टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक को खाने वाला ये हमारा हॉक है, दैट इज नोन एज अ क्वाटरनरी कंज्यूमर। जब ये डाई करेगा, इसका जो डिकम्पोजर है वो क्या कर देंगे, इन ऑर्गेनिक मटेरियल में इसका कन्वर्जन कर देंगे, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम के फॉर्म में। ये बन गए मिनरल्स और ये मिनरल्स चले गए सॉइल में। अगर ये चले गए सॉइल में तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इनको एब्जॉर्ब करेंगी और अपनी ग्रोथ करेंगी। तो फिर से एक साइकिल चल पड़े, दैट साइकिल इज नोन एज अ चेन। दैट साइकिल which is responsible for the transfer of energy from one organism to the another is known as a chain। तो हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। यूनिडायरेक्शनल है बच्चे, मैं इस सीक्वेंस में अगर बनाऊंगी तो फूड चेन ऐसे ही बनेगी, मैं पीछे नहीं उसको मोड़ सकती। यूनिडायरेक्शनल है, ट्रांसफर करता है एनर्जी की एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। फूड चेन इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, एक सीक्वेंस है जिसमें हु ईट हूम, कौन किसको खाएगा, ये वाला प्रोसेस देखने को मिलता है।
तो फूड चेन क्या है? फूड चेन एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में, इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज नोन एज अ फूड चेन। ये ऑलरेडी हो चुका है। हम क्यों खाते हैं एक दूसरे को, दूसरा तीसरे, दूसरे को कौन खा गया? तीसरा, तीसरे को कौन खा गया? फोर्थ वाला खा गया, है ना। ये थे प्लांट्स, प्लांट्स को खाया डेयर ने, डेयर को खाया हमारे फॉक्स ने, ठीक है, और फॉक्स को खा लिया लॉयन ने, टाइगर। तो इस तरह से सीक्वेंस चली। लेकिन प्लांट्स के पास जितनी एनर्जी थी, बात तो एनर्जी की हुई ना, इसको भूख लगी थी, इसको एनर्जी चाहिए थी, तो इसने प्लांट्स को खा लिया। ये जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? ट्रांसफर। और फूड चेन रेफर एज अ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप इन द सीक्वेंस। अब इसमें मैंने पत्थर, सॉइल, मिट्टी ऐसी कोई चीज नहीं बनाई, तो बायोटिक कंपोनेंट्स को लेके मैंने एक सीक्वेंस बनाई दैट शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बायोटिक ग्रुप्स प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से, ये सन था, सन के पास लॉट ऑफ एनर्जी थी, बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, तो बनाया। अब प्लांट्स को खाने वाला ग्रास ऊपर था, तो एक लेवल से दूसरे लेवल में आपकी एनर्जी का क्या हुआ है? थर्ड लेवल में एनर्जी का क्या हुआ है? एनर्जी का ट्रांसफर। यही हुआ, इसको कह दिया फूड चेन। बहुत सिंपल है, आप इसको लीनियर भी बना सकते हैं, साइकिल की फॉर्म में भी बना सकते हैं। लास्ट टाइम ये बना, दिस इज नोन एज अ चेन। ये बन गया, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ यू हैव अ फूड वेब। अब फूड वेब क्या है? फूड चेन बहुत सिंपल था, हमारे पास प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर को ये हमारे पास प्रोड्यूसर था, इसको जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है उसने लिया, प्राइमरी को सेकेंडरी खा गया, इस तरह से एक दूसरे को हम खा रहे थे। लेकिन मेरे पास फूड चेन्स बहुत सारी हैं। ये फूड चेन 1 थी, ये फूड चेन 2 थी, ये फूड चेन 3 थी, ये कोई और फूड चेन 4th है, ये फूड चेन 5 है, और ये आपस में भी इंट्रैक्शन शो कर रही है। ये लेडी बर्ड था, लेडी बर्ड को वो स्पैरो खा गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, तो माउस को ये खा रहा था, ये स्पैरो है, स्पैरो को ये ईगल खा रही थी, स्पैरो को फॉक्स भी खा सकती है। तो एक इंट्रैक्शन है, एक वेब है, वेब यानी एक नेटवर्क बन गया बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन फूड चेन्स। एक फूड चेन नहीं है, बहुत सारी फूड चेन्स है, और उन चेन्स के बीच में एक नेटवर्क बन गया। उस नेटवर्क में हम ये देख रहे हैं, वन ऑर्गेनिज्म कैन बी इटन अप बाय द अदर ऑफ डिफरेंट फूड चेन। तो एक वेब है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन में, एक फूड चेन में फिक्स नहीं है उसकी पोजीशन, वो अनदर फूड चेन में भी अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, किसी और को भी खा ले रहा है, उसका दिल है, उसकी अपनी मनमानी है। एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। उसको जहां से सोर्स मिला, उसको ये सोर्स मिल रहा है, खा गया, उसको ये सोर्स मिल रहा है, इसको भी खा गया, उसको ये सोर्स मिल रहा है, इसको भी खा गया। देखो इस ईगल को देखो, उसके तो हाल बुरे हाल है, इसको जहां से सोर्स मिल रहा है वहां खा लिया इसने, फूड चेन के अंदर अपनी पोजीशन एक के अंदर फिक्स नहीं रखी। तो ये जो नेटवर्क बना इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज नोन एज, फॉर द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज नोन एज अ फूड वेब। वेब यानी मकड़ी का जाल है, एक नेटवर्क है, ठीक है। दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड चेन जो बन गई ना, फूड वेब। सिंपल सी फूड चेन है तो फूड चेन है, कॉम्प्लेक्स होगी बहुत ज्यादा तो फूड वेब है। नाउ हम ये देख रहे थे कि एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे को चौथे ने खाया, तो ये एक को खाया, दूसरे को खाया, तीसरे को, ये सब क्या है? ये ट्रॉफिक लेवल्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द वन ऑर्गेनिज्म इट इज ट्रांसफर टू द सेकेंड वन, एंड दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द थर्ड वन। ग्रीन प्लांट्स थे, उसको किसने खाया? हर्बीवोर्स ने खाया। हर्बीवोर्स को किसने खाया? कार्निवोर्स ने खाया, जो मांस पे डिपेंडेंट थे। मांस खाने वाले जो थे वो दो तरह के थे, एक प्राइमरी कार्निवोर्स, एक सेकेंडरी थे। तो प्राइमरी को सेकेंडरी वाले ने खा लिया, फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को टाइगर ने खा लिया। क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर होता जा रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, तरह से ट्रांसफर करा रहा।
तो हमने इसको बोल दिया ट्रॉफिक लेवल। स्टेप्स है फूड चेन में जो ट्रांसफर कर रहे हैं फूड को या एनर्जी को, इज नोन एज अ ट्रॉफिक लेवल। एक ऐसे लेवल है जो एनर्जी को या फूड को ट्रांसफर कर रहे हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में या एक लेवल से दूसरे लेवल में, उसको ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। लास्ट में हम ये देख सकते हैं कि इन सब में से किसी की भी डेथ हो जाए, इफ दे डाई, इफ दे बिकम डेड, तो जो डिकम्पोजर्स है ना, जो बैक्टीरिया है, उनको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फॉर्म में और सॉइल में एडअप कर देंगे या एयर में गैशियस फॉर्म में एडअप कर देंगे या वाटर में एडअप कर देंगे। ठीक है। तो ये चलता है। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? स्टेप्स या लेवल्स इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ अ फूड और द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस। कैसे? प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोर से कार्निवोर्स, कार्निवोर से सेकेंडरी कार्निवोर, इस तरह से चलता है। ठीक है। यहाँ पे भी वही पिक्चर बनी है, यहाँ पे भी अभी स्टेप्स बने हैं, सीढ़ियां बनी हैं कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे का कनेक्शन है। लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 20,000 वाली आपकी जूल्स में या किसी में भी ले लीजिए वो एनर्जी थी, जो आगे नेक्स्ट लेवल में सिर्फ 2000 बची, आगे 200, आगे 20, लास्ट में 2। ये क्या बात हुई? एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है। There is a gradual decrease in the amount of energy transfer from one trophic level to the next trophic level। ये एनर्जी कम क्यों हो गई? ऐसा क्या हुआ कि एनर्जी 2 तक पहुंच गई? ली थी 20,000, देखी थी इसमें 20,000, जब लास्ट तक पहुंची तो सिर्फ 2 जूल एनर्जी इसके पास बची। ऐसा क्या हुआ? इसलिए बिकॉज ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, जितनी सोलर एनर्जी हमारे एटमोस्फेयर में, हमें लगता है कि आज बहुत गर्मी है, बहुत धूप आ रही है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स उनका सिर्फ 1% जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ओनली दे एब्जॉर्ब 1% ऑफ द सोलर एनर्जी। उस 1% में भी उनको अपने बहुत सारे काम होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी रेस्पिरेशन के लिए उन्हें उस एनर्जी को यूज करना है, रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन करनी है, वहां एनर्जी लग रही है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग हो रही है, ये सारे काम है ये प्लांट्स को। तो प्लांट सारी की कितनी सारी एनर्जी तो अपने ही काम में, अपनी ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज कर लेते हैं। तो उनके पास जो एनर्जी ट्रांसफर करने को बची, दैट इज 10%। ओनली 10% of the energy is passed from one trophic level to another। एक ट्रॉफिक लेवल से, ट्रॉपिक मीडियम, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक हमारे पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? ओनली 10%। एंड दिस इज गिवन बाय 10% लॉ। दिस 10% law state that only 10% of the energy will enter into a particular trophic level of organism and is available for transfer to the next trophic। एक से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ हमारे पास होती है 10% एनर्जी। बाकी की एनर्जी कहाँ गई? टोटल 100 में से 90% तो उसके अपने ही काम में खर्च होगी, अपनी ग्रोथ में, अपनी रेस्पिरेशन में, या वाटर की एब्जॉर्प्शन में, या स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में प्लांट्स ने खर्च। 10% उसने आगे पास की, इसको 10% एनर्जी दी, तो इसने भी रेस्पिरेशन की, इसने भी ग्रोथ की, इसने मूवमेंट की, इसने अपने आप को गर्मी दी, हीट दी, कुछ जो है एक्सक्रीशन में लगी, तो इसने भी सिर्फ कितनी दी? इसने जितनी इससे एब्जॉर्ब की होगी उसमें से सिर्फ 10% जो है वो आगे फॉक्स को ट्रांसफर करी। यानी ये था हमारा प्रोड्यूसर, ये था हमारा कंज्यूमर, हाँ जी कंज्यूमर, वो भी प्राइमरी वाला, ये सेकेंडरी वाला था, तो सेकेंडरी वाले को 10% पास करी, अब उसने भी आगे। तो इस तरह से चेन चलती है। एंड दिस लॉ which show that 10% of energy is transferred from one trophic level to the another is known as 10% energy law। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकता है कि किसी के पास 10,000 थी, किसी के पास 20,000 थी, नेक्स्ट वाले के पास कितनी रहेगी, तो आप 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 20,000 थी लेकिन सिर्फ 10% पास हुई, तो आप कैलकुलेशन करिएगा कि कितनी बची? 2000 बची फिर नेक्स्ट वाले के पास। अब नेक्स्ट वाले से उससे नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। तो जी अब तो सिर्फ 2000 बची, तो इसका 10% जो है वो ट्रांसफर होगा, तो कितना हुआ? लो जी अब नेक्स्ट वाले के पास तो सिर्फ 200 बची और उससे नेक्स्ट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जाएगा
फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, सबसे लास्ट वाले के पास सबसे कम एनर्जी जो है वो रह जाए। ठीक है, इसने कहा था 10% एनर्जी लॉ ने कहा। अब आ जाते हैं हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो बहुत सीरियस टॉपिक है, दैट इज ओजोन लेयर। आपको पता है ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? एक ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ के सरफेस पे स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारी अर्थ की लेयर है, हमारी अर्थ की लेयर होती है ना, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसी लेयर है अप्रोक्सीमेटली 15 to 30 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे याद है कि हम लाइन लर्न करते थे 23 किलोमीटर अबव द, अभी तक वो लाइन याद है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है ओजोन विच इज अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 to 30 किलोमीटर। मैं इसी को याद रखती हूँ, इस नंबर को। 23 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ये आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट है। हमें बचाता है हार्मफुल यूवी रेज से। यूवी रेज कहाँ से आ रही है? सन से। और क्यों बचाता है? बहुत अच्छा है कि बचाता है, क्योंकि इससे स्किन कैंसर हो सकता है यूवी रेज से, आपको कैटारेक्ट हो सकता है, आपको इम्यून सिस्टम आपका वीक हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है प्लांट्स। तो अच्छी बात है, ये एक ब्लैंकेट की तरह है, वो भी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जो हमें बचा रहा है इन सारे हार्मफुल इफेक्ट से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले देख लेते हैं, उस प्रॉब्लम से पहले ये देख लेते हैं ओजोन बनी कैसे। तो ओजोन बनती है, O3 इसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला O3 है तो ऑक्सीजन तो यूज हुई है। सन से आने वाली जो यूवी लाइट है ना, वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को O2 को, ये देखो O2, उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, स्प्लिट करके इसको बना दिया सिंगल ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, ये सिंगल हो गया, यहाँ पे ये सिंगल हो गया। जब सिंगल हो गए ये, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ फिर से कंबाइन हो गए। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था O2 और ये सिंगल एटम ऑक्सीजन का, ये दोनों O2 और एक O कंबाइन हो गए तो कितने बने? O3। तो O3 is known as ozone. So because of the UV radiation there is a formation of ozone. UV रेस से ओजोन भी बनती है। लेकिन हमने ये देखा, ये जो ओजोन की लेयर है इसकी जो थिकनेस है ओवर द सरफेस ऑफ एंटार्क्टिका के रीजन में हमने देखा था सबसे पहले 1985 में हमने देखा, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने देखा ये कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसको बोला जाता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन का विलुप्त होना, खत्म होना, ओजोन होल का बनना, ओजोन डिप्लीशन होना। अब ये ओजोन का डिप्लीशन क्या है, अब ये भी देख लेते हैं। ये रही ओजोन की लेयर, जो मैंने कहा कि स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी लेयर है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर है अबव 23 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे ये आपको होल दिख रहा था, ये होल किसकी वजह से बना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, मीथेन CH4 की वजह से, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की वजह से, और क्लोरीन की वजह से। देखा जाए तो क्लोरीन सब में आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोरीन में क्लोरीन है। ठीक है, ये क्लोरीन ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? डिप्लीशन के लिए। क्योंकि क्लोरीन पता क्या करता है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन जो है वो टूटेगा, स्प्लिट करेगा, और इस ओजोन के मॉलिक्यूल को क्लोरीन जो है अगर स्प्लिट होता है, टूटता है, तो ओजोन के मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन को अलग कर देगा और खुद एक आटम ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। दैट इज वेरी हार्मफुल। एक सिंगल क्लोरीन का एटम ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ओजोन तो खत्म होगी, एक ही क्लोरीन इतनी ज्यादा डिप्लेशन कर रहा है ना। तो आपको ये याद रखना है व्हाट इज ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन का मतलब होता है डिप्लीट होना ओजोन की लेयर का, धीरे धीरे खत्म होना। वो किसकी वजह से है? उनके नाम याद रखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन गैसेस। मैंने फ्रियोन का नाम नहीं लिया, विच इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। ठंडक रखने के लिए जिस चीज को, जिस केमिकल को हम रेफ्रिजरेटर में यूज कर रहे हैं ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपके एसी में, रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड जिस केमिकल को आप यूज करते हो अपनी लैब में, और क्लोरीन जिसको आप यूज करते हो, तो ये सारी चीजें ओजोन के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओजोन हमारे लिए बहुत यूजफुल है भाई। ओजोन हमें स्किन कैंसर से बचा रही है, नहीं तो यूवी रेडिएशन हमें स्किन कैंसर कर दे।
कैटरैक्ट से बचा रही है, इम्यून सिस्टम वीक करती है यूवी रेस, तो हमें ओजोन को बचा के, ठीक है। Now there is another definition which is biomagnification, increase in the concentration of the harmful chemicals or the pesticides, ठीक है, at each trophic level of the food chain is known as a biomagnification। देखो ये जो कंपनी है या ये जो माइन है, इनसे रिलीज हो रहा है कुछ मरकरी, मरकरी चला गया इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स के पास, इन इंसेक्ट को खाने वाली ये एक फिश थी जिसके पास मरकरी का ट्रांसफर हो गया, इनके पास थोड़ा सा था, जैसे ट्रांसफर हुआ फिर थोड़ा सा, जैसे ही इस फिश ने खाया, अब इस फिश का गुजारा एक से नहीं हुआ तो उसने शायद दो फिशेस खा ली, ऐसी ऐसी सैल्मन टाइप की। अगर दो फिश खा ली तो इसमें मरकरी का लेवल इंक्रीज हो गया, देखा इंक्रीज हो गया। वैसे ही इस बड़ी वाली जो शार्क है, जब उसने खाया, कैसी शार्क है, शार्क नहीं, जब इसने खाया इसमें इसके पास मरकरी का लेवल और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसका एक या दो से गुजारा नहीं हुआ, शायद इसने चार पांच फिशेस तो खा ही ली थी ऐसी ऐसी, इसलिए मरकरी का लेवल बढ़ता गया। तो जब हम देखते हैं किसी केमिकल का जो कि हमने क्रिएट किए, वो केमिकल, ये सारे काम हमारे तो हैं, ये तो नेचुरल है ना, लेकिन कुछ केमिकल ऐसे, फॉर एग्जांपल मरकरी, जिसकी वजह से जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाए, उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और वो केमिकल्स बहुत हार्मफुल है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स हैं आपके मरकरी, आर्सेनिक, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, जैसे डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज द फुल फॉर्म ऑफ अ डीडीटी, इज अ वेरी हार्मफुल पेस्टिसाइड या केमिकल आप बोल सकते हो। वाटर के अंदर जैसे ही ऐड हुआ तो वाटर से जो हमारे साइनोबैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गे थे, एल्गे के अंदर ट्रांसफर हो गया। एल्गे ने अपनी ग्रोथ के लिए पानी में, पानी को तो लेना ही है ना, तो पानी से वो मरकरी इनके अंदर आ गया, एल्गे ने इसको खाया, एल्गे में आ गया, इन इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट के अंदर आ गया, फिशेस ने खाया, फिश के अंदर आ गया, इस बड़ी फिश के अंदर आ गया। फिश को किसने खाया? ह्यूमन ने। अब आपको पता है ह्यूमंस जो है, कईयों की डेली रूटीन होती है, उन्हें रोज फिश खानी है, रोज फिश खाएंगे तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ वो केमिकल जो है आपका, चाहे वो डीडीटी है या आपका मरकरी है या आपका आर्सेनिक है, वो मैक्सिमम अमाउंट किसकी बॉडी में गया? आर्सेनिक। वो मैक्सिमम अमाउंट किसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ? ह्यूमन की बॉडी के अंदर। तो हम ये बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या थी डेफिनेशन? थी बच्चा कि द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, आप नाम लिख सकते हैं, द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म at each trophic level of the food chain is known as a biological magnification। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख रहे थे धीरे धीरे मर्करी का लेवल बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं कि धीरे धीरे किसी पेस्टिसाइड का अमाउंट किसी की बॉडी में इंक्रीज करता जाए, उसको बायो मैग्निफिकेशन। अब आइए कर लेते हैं गार्बेज का डिस्पोजल। आपको पता है हम कितना सारा वेस्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, चाहे इंडस्ट्री के थ्रू करें या डोमेस्टिक, हम अपने घर की बात करें तो हम बहुत सारा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। डिपेंड करता है पॉपुलेशन इंक्रीज के ऊपर, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा डिमांड इंक्रीज करता है चीज़ों का, और जितना डिमांड इंक्रीज करता है उतना ही वेस्ट इंक्रीज करता है, गार्बेज इंक्रीज करता है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं कि हम इनको खत्म कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है? हम बायोगैस प्लांट्स भी लगा सकते हैं, दिस इज अ बेस्ट मेथड। बायोगैस प्लांट लगाने से हम बायोगैस को जनरेट कर सकते हैं, हम मीथेन गैस बना सकते हैं, और अगर हम मीथेन गैस बना सकते हैं तो हम एज अ फ्यूल इसको यूज कर सकते हैं। ये भी कितना अच्छा मेथड। इसके अलावा पहले मेथड्स मैं आपको करवा देती हूँ। इसके अलावा इंसिनरेशन, कैसे इंसिनरेशन, ठीक है, बर्निंग ऑफ द वेस्ट, वेस्ट का जो बर्निंग है, ये देखिए ये इसकी पिक्चर है, बहुत सारा वेस्ट था उसको बर्न कर दिया, उसको ऐश में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने ये वाला मेथड यूज करा। लैंड फिलिंग, जैसे कोई लैंड हमें एरिया ऐसा दिखा जिसमें पॉपुलेशन जो है बहुत कम थी, हमने वहां पे उसको डंप कर दिया और हमने उसको कम्पैक्ट किया पहले। ठीक है, कम्पैक्ट किया बाय रोलिंग इट विद द बुलडोजर्स वगैरह लगा के उसको। जैसे दिल्ली वाले एरिया में जाते हैं तो एंटर करने से पहले बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं लैंड फिलिंग वाले,
ठीक है, वो देखे होंगे आपने। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फील्ड इनटू कंपोस्ट पिट। हम कंपोस्टिंग वाले पिट गड्ढे कर देते हैं, उसके अंदर हम उस, अगर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है फिर तो बहुत अच्छी बात है कि हम उस मटेरियल को अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वर्म्स की हेल्प से, ये देखो वर्मी कंपोस्टिंग, इसमें क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे अर्थवॉर्म दिख रहे हैं। अर्थवॉर्म उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे सॉइल को, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में, वो कंपोस्ट भी बोलते हैं, इसीलिए तो इसका मेथड का नाम है वर्मी कंपोस्टिंग। तो जो मैन्योर है वो बन गया, खाद बन गया, आप अपने प्लांट्स को दे दो, सॉइल को दे दो, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर दो। बड़ा अच्छा मेथड है ये, तो मजेदार मेथड अच्छा है, इससे तो आपका जो है पोल्यूशन भी नहीं होता, कंट्रोल होता है, स्पेशली जब मटेरियल कैसा हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है क्या, पहले ये भी देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब है ऐसा वेस्ट जिसको माइक्रोब की वजह से हम तोड़ सकते हैं नेचुरली। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेशन इसका मतलब हार्मलेस है, उसका कोई नुकसान नहीं है और कोई पॉइजनस चीज भी नहीं बनती, बहुत अच्छी बात है। इससे रॉ मटेरियल बनता है, रॉ मटेरियल यानी मिनरल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम जैसी चीजें बन जाएं, सॉइल को मिल जाएं, बल्ले बल्ले। They pollute the environment only when the quantity is beyond the capacity of environment. Yes, बायोडिग्रेडेबल वैसे तो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन डिपेंड करता है कैपेसिटी बहुत ज्यादा तो नहीं है वेस्ट की, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर थोड़ी है फिर तो कोई बात। बायो कंसेंट्रेशन यानी बायो मैग्निफिकेशन डज नॉट अक्कर, बायो मैग्निफिकेशन यहाँ अक्कर करती। रिसाइकलिंग इज पॉसिबल बोथ नेचुरली, रिसाइकिल कर सकते हो आप उस मटेरियल को, पेपर है, पेपर को रिसाइकिल करवा दो, नेचुरली भी करवा सकते हो, ह्यूमन एफर्ट भी लगा सकते हो। पेपर को रिसाइकिल करोगे तो आप उसका कार्डबोर्ड या वैसी कुछ चीज बना सकते हो। ठीक है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी हम समझ लो कि प्लास्टिक की बात करें। बायोडिग्रेडेबल फॉर एग्जाम्पल हम किसी बचे कुचे फूड प्रोडक्ट की या किसी जो फ्रूट्स के वो छिलके विलके होते हैं हम उनकी बात कर रहे थे। जब हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल है हमारे पास या हम पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, तो अब समझ लो कि जब हम पॉलीथीन की बात कर रहे हैं तो वो ना तो टूटेगा, माइक्रोब्स तो उसको तोड़ ही नहीं पाएंगे, नो सच एक्शन इज पॉसिबल। कौन सा, बायोडिग्रेडेशन वाला मेथड तो पॉसिबल ही नहीं है, ना तो उसका कोई रॉ मटेरियल बनेगा, कोई मिनरल नहीं बनता प्लास्टिक का। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पोल्यूट करते हैं वही इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा, चाहे वो बॉटल्स हो या पॉलीथीन्स हो। बायो कंसंट्रेशन, बायो मैग्निफिकेशन अक्कर व्हेन वेस्ट एंटर द फूड चेन, वही बायो मैग्निफिकेशन का मतलब था कि कंसंट्रेशन ऑफ जो पेस्टिसाइड है वो इंक्रीज होती जाती है इन द फूड चेन, इंक्रीज इन द फूड चेन, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फूड चेन में, मतलब हम प्लांट्स से जैसे कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी फर्स्ट वाले से सेकंड वाले पे पहुंचेंगे, तो वो जो अमाउंट है ना पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में उस पेस्टिसाइड का, वो इंक्रीज करता जाएगा। तो हाँ, पॉलीथीन में इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, अगर एक कंज्यूमर के पास चला गया दूसरे कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते का वो जो हार्मफुल केमिकल का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, रिसाइकलिंग इज पॉसिबल, रिसाइकलिंग कर सकते हैं पॉलीथीन्स की, प्लास्टिक बॉटल्स की, अगर ह्यूमन एफर्ट लग जाए थोड़ा बहुत तो ये मेथड हम कर चुके हैं। वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, हम रिड्यूस कर सकते हैं, जितना वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं ना बच्चे, प्लीज उसको रिड्यूस करो, उसको जितनी चीजों को आप रीयूज कर सकते हो ना, प्लास्टिक बॉटल को या पॉलीथीन्स को आप अगर रीयूज कर सकते हो ना बच्चे, करिए। ठीक है, रिसाइकिल, अगर आप चाहते हैं आपके पास कुछ पेपर वेस्ट है, आप उसको रिसाइकिल सेंटर में भेजिए, आप उसको दोबारा से रिसाइकिल करवा लीजिए, उस पेपर को कार्डबोर्ड में कन्वर्ट करवा लो भाई, लेकिन आप उसको रिसाइकिल जरूर करवाओ ताकि उस वेस्ट को प्रोड्यूस होने से हम कम कर सकें, आप रिकवर कर सको किसको, कुछ मेटल्स को वेस्ट में से रिकवर करो। डिस्पोजल, एक सेफ जगह पे आप अपना वेस्ट जो है उसको डिस्पोज करिए ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, हम इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू बच्चे, एंड प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड, दिस वीडियो विल श्योर, आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू, प्लीज सब्सक्राइब साइंस। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करिए। थैंक यू बच्चा।